Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 37, part 2 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 4.2 लिमिट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट में मैं इस सेक्शन के काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ए, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over x does not exist in R। इसी सेक्शन में हम थ्योरम 4.24b ये स्टडी कर चुके हैं। थ्योरम 4.24b, तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखिए हमें क्या हासिल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over x इक्वल हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x। ठीक है, 1 की लिमिट 1 आ जाएगी और जब x अप्रोच करेगा 0 को तो x की लिमिट क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, एक और मेथड है स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने का। तो अगर हम फंक्शन फाई ऑफ एक्स को देखते हैं, ये हमारे पास क्या है 1 over x है। ठीक है, दिस फंक्शन डज नॉट हैव अ बाउंड। ठीक है, नियर या लिख लें एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन का बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता या ये फंक्शन बाउंड नहीं रखता। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं 1 over x को, तो इसका ग्राफ स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह का बनता है, ये इस तरह का ग्राफ बनता है हमारे पास 1 over x का। फाई ऑफ x विच इज इक्वल टू 1 over x। तो जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करते जाएंगे तो ये फंक्शन क्या होगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे जैसे हम 0 को अप्रोच करते जाते हैं। यानी अगर हम 0 पर देखते हैं तो 0 पर हमें स्टूडेंट्स इस फंक्शन का बाउंड नहीं मिलता। ठीक है, इस फंक्शन का क्या मिलता है, बाउंड नहीं मिलता। तो अगर ये इस फंक्शन का हमें यहाँ पर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि इसकी लिमिट भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यानी 0 के नेबरहुड में हमें इस फंक्शन का, ठीक है, बाउंड नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये होगा कि एट 0 एट यानी जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 0 को तो ये फंक्शन भी यानी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, यानी इससे प्रीवियस पार्ट में भी हम इस एग्जांपल को प्रूव कर चुके हैं। उसमें हमने इस तरह ये प्रूव किया था कि हमने सेक्शन 4.1 में हमने एक एग्जांपल स्टडी की थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 over x विच इज इक्वल टू 1 over c, ये हमने एग्जांपल स्टडी की थी। तो इससे प्रीवियस पार्ट में हमने इसी एग्जांपल का रेफरेंस यूज करते हुए हमने इस एग्जांपल को प्रूव किया था।
ठीक है, वहां पर हमने ये कहा था कि अगर हम c रखते हैं 0 को तो उस सूरत में यानी जो 1/c है इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, अपर बाउंड यानी हम अपर बाउंड फाइंड नहीं कर सकते या कह ले बाउंड फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इस यानी कंडीशन का रेफरेंस दिया था सेक्शन 4.1 में, आई थिंक वहां पर ये हमने एग्जांपल स्टडी की थी या इससे प्रीवियस पार्ट में। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे x 0 को अप्रोच करता है, ठीक है, उस सूरत में ये जो फंक्शन है 1/x ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो अगर आप इसके नेबरहुड में अगर आप बाउंड फाइंड करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ हम बाउंड फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स ये क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जब x अप्रोच करता है 0 को। ठीक है, ये चीज हम इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने डिटेल लिखी हुई है, यहां तक तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते 4.24 पे। In fact, as was seen in example 4.110a, the function phi of x which is equal to 1/x does not have a limit at x is equal to 0। अब वो 4.110a का रेफरेंस दे रहा है। इस रेफरेंस के मुताबिक फंक्शन phi of x, ठीक है, at x is equal to 0 पर लिमिट नहीं रखता। This conclusion also follow from theorem 4.22 since the function is not bounded on a neighborhood of x is equal to 0। यानी x is equal to 0 पर अगर हम नेबरहुड ड्रा करते हैं तो इस नेबरहुड में ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इन अगर हम इस फंक्शन को दोबारा ड्रा कर लें तो ये हमारे पास एक्सेस है, ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। तो अगर हम उसी फंक्शन को देखें 1/x को तो ये उसका ग्राफ बनता है हमारे पास phi of x which is equal to 1/x। अब वो कह रहा है कि by using थ्योरम 4.22 ये जो फंक्शन है phi of x which is equal to 1/x is not bounded on neighborhood of x is equal to 0। तो अगर आप इसे x is equal to 0 कहें तो ये हमारे पास क्या है, इसका नेबरहुड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेबरहुड है। वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है phi of x ये इस नेबरहुड में बाउंडेड नहीं है या इस नेबरहुड पर बाउंडेड नहीं है। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि बाय यूजिंग थ्योरम 4.22 ये फंक्शन लिमिट नहीं रखता। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। वैसे भी आप स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे जैसे ये जो x होगा 0 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, ये भी आप पहले से ये जानते हैं इस फंक्शन के बारे में, phi of x के बारे में। तो वो यहाँ पर इस चीज का रेफरेंस दे रहा है 4.22 का, यानी इसके मुताबिक एट x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है। ठीक है, यानी एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन phi of x which is equal to 1/x is not bounded। ठीक है, इस चीज का ये रेफरेंस दे रहा है। या आप लिख लें एट x इज इक्वल टू 0 या एट x इज इक्वल टू 0 यानी एट नेबरहुड ऑफ, ये भी आप लिख सकते हैं नेबरहुड at neighborhood of x is equal to 0 the function phi of x is not bounded। This implies
लिमिट x approaches to 0 1 over x does not exist। ठीक है, हम स्टूडेंट्स ये थ्योरम भी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि फंक्शन इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। ये हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। फंक्शन इज बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, ये डेफिनेशन ये थ्योरम हम स्टडी कर चुके हैं। ये हमारे पास है थ्योरम 4.22, ये हमारे पास थ्योरम है, या आप कह लें 1 कह लें। ये डेफिनेशन 1 थी, एक हमने थ्योरम भी स्टडी किया था 4.24। तो अगर फंक्शन बाउंडेड है ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी पर, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स क्या होता था कि f ऑफ एक्स एन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज लिमिट f ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये चीज हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। इस थ्योरम के मुताबिक अगर कोई फंक्शन सम नेबरहुड ऑफ सी पर बाउंडेड है, यहां पर हम ये सी ले रहे हैं, सी इज इक्वल टू 0, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये फंक्शन इस नेबरहुड पर बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 ओवर एक्स माइनस एल का मॉड इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, यानी डाइवर्जेंट चीज होगी, यानी ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो इस चीज को यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, आई होप ये आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर f। इफ p इज अ पोलिनोमियल फंक्शन देन लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x विच इज इक्वल टू p ऑफ c। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यानी p हमारे पास क्या यहाँ पर पोलिनोमियल फंक्शन है, तो उस सूरत में लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x विच इज इक्वल टू p ऑफ c, ये हमने प्रूव करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट p बी पोलिनोमियल फंक्शन ऑन R सो दैट p ऑफ x विच इज इक्वल टू an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस अप टू सॉन a1x प्लस a नॉट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये हमारे पास पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। ठीक है, हम पोलिनोमियल को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 4.24 एंड द फैक्ट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c x के विच इज इक्वल टू c के, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x। ठीक है, यानी हमें स्टूडेंट्स p ऑफ x गिवन है, p ऑफ x विच इज इक्वल टू an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1। ठीक है, एंड अप टू सॉन a1x प्लस a नॉट। ठीक है, हम यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, और यहाँ पर ये फैक्ट यूज कर रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c x की पावर k विच इज इक्वल टू क्या होगा, c की पावर k। जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये x की जगह c आ जाएगा, तो ये बन जाएगा c के। जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x, तो ये किसकी इक्वल हो जाता है, ये बन जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू c। ठीक है, ये बन जाएगा an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सॉन a1x प्लस a नॉट, इसकी इक्वल आ जाएगा। ये चीज अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पर
आप लिमिट अप्लाई करें, यानी आप अलग-अलग भी अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c a n x n, प्लस आप लिख सकते हैं, आप ये a n -1 अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं ये चीज, ठीक है, प्लस अप टू सॉन यहाँ पर लिख रहे हैं a1 लिमिट x अप्रोचेस टू c, इधर x लिख रहे हैं प्लस a नॉट लिख रहे हैं, तो लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा a n, ये बन जाएगा c की पावर n, ठीक है, प्लस बन जाएगा a n -1 c की पावर n -1 प्लस अप टू सॉन ये बन जाएगा a1c प्लस a नॉट। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इक्वल है हमारे पास p ऑफ c के, ठीक है, जब p ऑफ c होगा तो उस सूरत में हमारे पास ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इसको आप स्टेरिक कह लें। तो यहां से हमने ये प्रूव कर लिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x ये इक्वल है p ऑफ c के। तो ये हमारे पास क्या थी, एग्जाम्पल नंबर f थी, ठीक है, वो ये इस तरह सॉल्व करेगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। Hence limit x approaches to c p of x which is equal to p of c for any polynomial p, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर g। if p and q are polynomial function on R and if q of c is not equal to 0, then limit x approaches to c p of x and q of x which is equal to p of c over q of c, ठीक है। आप स्टूडेंट्स रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं आप, रैशनल फंक्शन, ठीक है, यहां पर इसे मैं लिखूंगा यहां पर r ऑफ x विच इज इक्वल टू p ऑफ x ओवर q ऑफ x, ये हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है। और यहां पर जो स्टूडेंट्स q ऑफ x होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब हमने यहां पर क्या प्रूफ करना है, एग्जांपल नंबर g में यहां पर हमने ये प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू c p ऑफ x ओवर q ऑफ x विच इज इक्वल टू p ऑफ c ओवर q of c where q of c is not equal to 0। तो रैशनल फंक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि p ऑफ x भी पॉलिनोमियल होता है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल होता है, where q of x is not equal to 0। ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है। तो अगर हम बाय यूजिंग रैशनल फंक्शन अगर हम लिख सकते हैं कि p लिमिट x अप्रोचेस टू c p of x over q of x which is equal to p of c over q of c where q of c is not equal to 0, वो इसी डेफिनेशन को यूज करेगा रैशनल फंक्शन की, ठीक है। Since q of x is a polynomial function, it follows from a theorem in algebra that there are at most a finite number of real numbers, ठीक है, alpha 1 alpha 2 up to so on alpha m, ठीक है, यानी q of x the real zeros of q of x, यानी वो कह रहा है कि by using यानी थ्योरम इन अलजेब्रा अगर q of x एक पोलिनोमियल है, ठीक है, अगर q of x एक पोलिनोमियल फंक्शन है then by यानी थ्योरम इन अलजेब्रा there are at most finite number of real numbers such that q of alpha j is equal to 0 and such that if x does not belongs to these alphas then q of x is not equal to 0, यानी वो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है r ऑफ x विच इज इक्वल टू p ऑफ x ओवर q ऑफ x, इसमें p ऑफ x भी पोलिनोमियल है, q ऑफ x भी पोलिनोमियल है और q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी इसमें जो x होगा ये डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है,
अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा m। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि अगर q ऑफ x 0 होगा तो उस सूरत में जो x होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा। तो अगर x इस सेट से बिलोंग नहीं करता तो उस सूरत में q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। So by using a rational function definition, we can write r of x which is equal to p of x over q of x। ठीक है, नेक्स्ट है if c is not a zero of q of x then q of c is not equal to 0। अगर c is not a zero of q of x तो उस सूरत में हम लिखते हैं q of c is not equal to 0 and it follows from part f that limit x approaches to c q of x which is equal to q of c which is not equal to 0। ठीक है, therefore we can apply theorem 4.24b to conclude that limit x approaches to c p of x over q of x which is equal to limit x approaches to c p of x over limit x approaches to c q of x which is equal to p of c over q of c। ठीक है, ये चीज हम इस तरह प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी अगर c इज नॉट अ जीरो ऑफ q ऑफ x, ठीक है, यानी जो c हम ले रहे हैं ये q ऑफ x का जीरो नहीं है तो उस सूरत में q ऑफ x implies q ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c q ऑफ x which is equal to q of c। इसी तरह अगर c is not a zero of p of x then p of c is not equal to 0। ठीक है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं लिमिट x approaches to c p of x which is equal to p of c। फिर हम by using theorem 4.24b हम ये चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 4.26। ठीक है, let A is a subset of R and let F is a function from A to R and let C belongs to R be a cluster point of A। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर C A का क्लस्टर पॉइंट है तो उस सूरत में हमें एक ऐसा X मिलेगा जो कि A से भी बिलोंग करेगा और डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से भी बिलोंग करेगा। ये जो X है ये स्टूडेंट्स A से बिलोंग करेगा और X इज नॉट इक्वल टू C और ये C के इक्वल नहीं होगा। हमें एटलीस्ट एक ऐसा X जरूर मिलेगा जो A से भी बिलोंग करे और डेल्टा नेबरहुड ऑफ C से बिलोंग करे। तो उस सूरत में जो C होगा ये A का क्लस्टर पॉइंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर C क्लस्टर पॉइंट ऑफ A है, जो फंक्शन f है ये A से R पर है, A हम ले रहे हैं सबसेट ऑफ R। इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन A एंड लेस देन इक्वल देन B, इसका मतलब यह है कि ये बाउंडेड है। ठीक है, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन A लेस देन इक्वल देन B for all x belongs to A, x does not belongs to C, या x is not equal to C, then and if limit x approaches to C f exists then limit x approaches to C f greater than equal than A less than equal than B। ठीक है, अब देखें इस थ्योरम में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो A हम ले रहे हैं ये सबसेट ऑफ R है। A का हम फंक्शन ले रहे हैं f which is from A to R and C belongs to R be cluster point of A। cluster point of A। नेक्स्ट कह रहा है कि if f of x is greater than equal than A less than equal than B, यानी इसका मतलब ये होगा कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड है।
नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू c f ये एग्जिस्ट करती है, तो उस सूरत में दिस इम्प्लाइज, यानी इसको आप कह लें स्टेरे, देन स्टेरे इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x ये भी ग्रेटर देन इक्वल देन a लेस देन इक्वल देन b। इसका मतलब है कि जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, बाउंडेड होगी। ये चीज हम प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम है 4.26, ठीक है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिट भी इसी बाउंड के दरमियान एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। जो हम a और b ले रहे हैं, लिमिट भी इस बाउंड के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। तो ये चीज हम अभी प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। इफ लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एंड विच इज इक्वल टू l, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, अब उसे हम क्या कह रहे हैं, l कह रहे हैं। देन इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 4.18 दैट इफ xn इज एनी सीक्वेंस इन a, ठीक है। हम ये जो xn ले रहे हैं ये सीक्वेंस इन a है, एनी सीक्वेंस इन a, सच दैट xn is not equal to c for all n belongs to n, and if a sequence xn converges to c, then the sequence f of xn converges to l, ठीक है। Since f of xn is greater than equal than a less than equal than b for all n belongs to n, it follows that l is greater than equal than a less than equal than b, ठीक है। अब देखें वो प्रूफ किस तरह कर रहा है। प्रूफ में स्टूडेंट्स हम ये सपोज करें कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस सूरत में हम लिख सकते हैं कि l विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f, ये हम लिख सकते हैं कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसने पहले ही कहा था कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये आप लिखेंगे l विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c f। हम ले रहे हैं a, सबसेट है r का, ठीक है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है देन हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं xn दैट बिलोंग्स टू a एंड xn इज नॉट इक्वल टू c, c के इक्वल नहीं है, और लिमिट ऑफ xn, ठीक है, सॉरी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn, इसकी लिमिट क्या है, हमारे पास c है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ये c पॉइंट है, इस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे ये जो x है c को अप्रोच करता है तो उस सूरत में लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x ये l को कन्वर्ट करती है, या f ऑफ x ये l को कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो अगर हम कोई ये नेबरहुड, इसको ये क्या है, इसका नेबरहुड है, और ये हम कोई सेट ए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है टोटल, ये सेट ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर अब हम ए में एक सीक्वेंस ले रहे हैं xn, ये समझ लें आप, ये सीक्वेंस xn, ये हमने सीक्वेंस ली है, ठीक है। यहां पर xn नॉट इक्वल टू c है और xn बिलोंग्स कर रहा है a से, और इसकी लिमिट क्या है, c पॉइंट है। ये जो आप सीक्वेंस ले रहे हैं ये c को कन्वर्ट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर वो चीज ये बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, इफ द सीक्वेंस xn converges to c then the sequence f of xn
ठीक है, तो उस सूरत में जो यहाँ पर दोबारा फिगर क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास सी है, ये कोई सी का हमारे पास नेबरहुड है। ये आप समझ लें, आपने ये सेट लिया हुआ है ए, इससे ही हमारे पास सेट ए से ही आप सीक्वेंस ले रहे हैं एक्स एन, ठीक है, और ये कन्वर्ज कर रही है किसको, सी को, यानी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, सी है। इस सीक्वेंस की लिमिट सी है। वैसे अगर आप देखें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये डेफिनेशन होती है। तो अगर यहां पर हम जो एक्स एन ले रहे हैं सीक्वेंस इन ए, अगर ये सी को कन्वर्ज कर रही है तो उस सूरत में जो फंक्शन होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन, तो ये फंक्शन किसको कन्वर्ज करेगा, एल को, वो ये चीज कह रहा है, ठीक है, यहां तक। सिंस एफ ऑफ एक्स एन ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन बी है, यानी यहां पर वही हम यहां पर ये सपोज करें कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन बी, तो इसका मतलब ये होगा कि एफ ऑफ एक्स एन ये भी ग्रेटर देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन बी होगा। तो दिस इंप्लाइज कि जो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन ये किसकी इक्वल है, एल, तो एल भी ग्रेटर देन इक्वल देन ए और लेस देन इक्वल देन बी होगा। तो ये चीज हम स्टूडेंट्स इस तरह प्रूव करें। यहां पर हम इसकी जगह एल भी लिख सकते हैं कि एल इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन बी, तो ये चीज आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम 4.27 सीक्वेंस थ्योरम। लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड लेट एफ जी एच, ठीक है, ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, ये a to r पर हैं, एंड लेट c belongs to r be a clustered point of a if g of x is greater than equal than f of x less than equal than h of x, then if limit of f which is equal to limit of h which is equal to l, then limit of g which is equal to l, ठीक है। यहां पर हम स्टूडेंट्स ए ले रहे हैं सबसेट ऑफ आर, ठीक है, और एफ जी एच ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं ए टू आर पर, और इनके दरमियान कंडीशन कौन सी है, एफ जी और एच के दरमियान ये कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल देन एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल देन एच ऑफ एक्स, ठीक है। वो नेक्स्ट कह रहा है कि अगर f और h की लिमिट l है, इसकी लिमिट भी l है और इसकी लिमिट भी l है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x which is equal to limit x approaches to c h of x which is equal to l. So this implies limit x approaches to c g of x which is equal to l. So this is our Sequez theorem, ठीक है, Sequez theorem। जिस तरह हमने सीक्वेंस के लिए Sequez थ्योरम स्टडी किया था, इसी तरह फंक्शन के लिए भी हमारे पास Sequez थ्योरम होता है, ठीक है, फंक्शन की लिमिट के लिए। तो यहाँ पर हम इस थ्योरम को यूज करते हुए नेक्स्ट हम एग्जांपल स्टडी करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उनमें हम यही थ्योरम अप्लाई करते हैं, Sequez थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 0 वेयर x इज ग्रेटर देन 0।
ये हमारे पास पहली एग्जांपल है, ये हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर आप f ऑफ x ये आप सपोज कर लें x की पावर 3/2 और x इज ग्रेटर देन 0 सिंस द इनइक्वालिटी x की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल देन 1 होल्ड्स फॉर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल देन 1। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है x की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल देन 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या आप कह लें कि x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल देन 1। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल देन 1 हो तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है x की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन x इज लेस देन इक्वल देन 1। यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर सकता है 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल देन 1। ठीक है, हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 0, ये चीज हमने प्रूव करनी है। देखें, अब हमें चाहिए x की पावर 3/2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को या इस इनइक्वालिटी को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे x डॉट x लेस देन x डॉट x की पावर 1/2 इज लेस देन इक्वल देन x। ये बन जाएगा x स्क्वायर लेस देन, ये x की पावर क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी, यानी बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। जिसकी पावर 1 है तो 1 + 1/2 ये होता है 3/2 के इक्वल होता है, तो ये लेस देन इक्वल देन x। तो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2 इज लेस देन इक्वल देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर x लिखेंगे। सिंस लिमिट x approaches to 0 x square which is equal to limit x approaches to 0 x which is equal to 0। ठीक है, यानी अगर आप x स्क्वायर की लिमिट फाइंड करते हैं जब x अप्रोच करता है 0 को तो उस सूरत में ये 0 आती है। इसी तरह अगर आप इस की लिमिट फाइंड करते हैं जब x अप्रोच करता है 0 को तो उस सूरत में 0 आती है। तो लिखेंगे नेक्स्ट बाय सीक्वेंस थ्योरम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 3/2, ये भी हमारे पास क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो ये पहली एग्जांपल आप इस तरह प्रूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर बी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x विच इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम स्टूडेंट्स वही सीक्वेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय थ्योरम 8.48 साइन x किससे ग्रेटर है और किससे लेस है। साइन x ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस x लेस देन इक्वल देन x। ठीक है, फॉर ऑल x इज greater than equal than 0. Since limit x approaches to 0 plus minus x which is equal to 0, so by sequence theorem limit of sin x which is equal to 0 ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ पर थ्योरम 8.48, ठीक है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर वो कह रहा है कि साइन x ये ग्रेटर देन होता है स्टूडेंट्स माइनस x से और लेस देन होता है x से। तो अगर आप लिमिट यहां पर अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x
which is less than limit x approaches to 0 sin x is less than limit x approaches to 0 x। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसकी लिमिट भी 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है कि सिंस लिमिट x approaches to 0, ठीक है, माइनस x which is equal to limit x approaches to 0 x which is equal to x 0, तो by Seque's theorem limit x approaches to 0 sin x ये भी क्या होगी 0। ये भी एग्जाम्पल आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर सी। यहां पर हमने स्टूडेंट्स ये प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाय यूजिंग थ्योरम 8.48 cos x greater than equal than 1 minus 1 over 2 x square and less than equal than 1। ठीक है, यानी cos x ये ग्रेटर देन इक्वल देन है 1 minus 1 over 2 x square और लेस देन इक्वल देन 1 है। ठीक है, अगर यहां पर जो x है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटीज स्टूडेंट्स आप 8 चैप्टर में स्टडी करेंगे 8.48 में। तो आप बुक से यहाँ पर वो देख सकते हैं, वहां पर c ऑफ x होगा और वहां पर s ऑफ x होगा। तो c ऑफ x ये cos को शो कर रहा है और s ऑफ x वहां पर sin को शो कर रहा है। वहां पर आप देखेंगे हमें 4 मिलेंगी इनइक्वालिटीज। ठीक है, जिसमें c ऑफ x यूज होगा और sin ऑफ x यूज होगा। तो जहां पर c ऑफ x होगा वो cos वाली होगी और s ऑफ x वाली वो sin वाली होगी, वो आपने देख लेनी है। वहां पर ये चीज गिवन है कि cos x इज ग्रेटर देन 1 minus 1 over 2 x square लेस देन इक्वल देन 1। तो अगर आप लिमिट यहां पर अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus 1 over 2 x square ये लेस देन इक्वल देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x, ठीक है, लेस देन इक्वल देन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1। ठीक है, अगर आप यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 आती है। देखिए यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 minus 1 over 2 x square लिमिट पुट करें तो ये 1 minus 1 over 2 into 0 का स्क्वायर आता है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास 1 आती है। तो ये इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 1, इसकी लिमिट भी 1 है। तो बाय सीक्वेंस थ्योरम हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप एग्जांपल इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर डी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x minus 1 over x which is equal to 0। यहाँ पर हमने ये चीज प्रूव करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, यानी हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x minus 1 over x cos x minus 1 over x। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x minus 1 over x। ये हमने प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है, इसकी लिमिट 0 के इक्वल। ठीक है, cos x डिफाइन है हमारे पास। cos x किसकी लेस है और किससे ग्रेटर है? ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 minus 1 over 2 x स्क्वायर से है और लेस देन इक्वल देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो।
तो जब अब हम ये वाली कंडीशन बनाना चाहते हैं, ये वाली कंडीशन कैसे बनेगी? अब हमने स्टूडेंट्स cos x में से 1 को माइनस करना है। तो पहला काम आप ये करेंगे, cos x -1 करेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी आप -1 करेंगे और इस साइड पर भी आप 1 को माइनस करेंगे। तो ये 1 से 1 कैंसिल, इस तरह ये 1 से 1 कैंसिल, ये आता है -1/2 x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल देन cos x -1 इज लेस देन इक्वल देन 0। फिर हमें चाहिए x चाहिए, तो हम यहां पर भी डिवाइड करेंगे, यहां पर भी डिवाइड करेंगे और यहां पर भी डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा cos x -1 over x is greater than equal than -1/2 x and less than equal than 0। 0 और समथिंग स्टूडेंट्स वो 0 होती है। लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट x approaches to 0 -1/2 x is less than equal than limit x approaches to 0 cos x -1 over x is less than equal than limit x approaches to 0, यहां पर 0, ठीक है। सिंस limit x approaches to 0 -1/2 x ये इक्वल है लिमिट x approaches to 0 which is equal to 0। इसकी लिमिट भी 0 आएगी स्टूडेंट्स, इसकी लिमिट भी 0 आएगी। तो बाय सीक्वेंस थ्योरम तो इस फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी? 0 होगी। ये चीज आप इस तरह प्रूव करेंगे। उसने ये डायरेक्ट यहाँ पर बना लिया फॉर्म के cos x -1 over x ये ग्रेटर देन इक्वल देन है -1 over 2x एंड लेस देन इक्वल देन 0 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब x लेस देन 0 होता है तो उस सूरत में cos x -1 over x ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन 1/2x। तो दोनों सूरतों में इसकी लिमिट हमारे पास क्या आती है? 0 आती है, ठीक है स्टूडेंट। ये अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर ई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x विच इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव कर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर हमें पहले से ये साइन की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू, ठीक है। तो साइन x ये ग्रेटर देन इक्वल देन x -1 over 6 x क्यूब लेस देन इक्वल देन 1, यानी साइन x ये ग्रेटर देन इक्वल देन x -1 over 6 x क्यूब लेस देन इक्वल देन x। ये भी आप स्टूडेंट्स 8.48 वहां पर ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। वहां पर 4 इनइक्वालिटीज हमें गिवन है, वहां पर s ऑफ x यूज हुआ खड़ा है और c ऑफ x, s साइन c कॉज इस चीज को डिनोट करेगा। वहां पर आप देख सकते हैं ये चीजें हमें गिवन है पहले से। तो हमने स्टूडेंट्स यहां पर ये प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x विच इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना, ठीक है। यहां पर साइन x तो हमें गिवन है, हमें चाहिए साइन x ओवर x चाहिए, तो हम x पर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ये बन जाएगा x ओवर x माइनस 1 ओवर 6 x क्यूब ओवर x इज लेस देन इक्वल देन साइन x ओवर x इज लेस देन इक्वल देन x ओवर x। ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज 1 माइनस 1 ओवर 6 x स्क्वायर लेस देन इक्वल देन साइन x ओवर x लेस देन इक्वल देन 1। लिमिट अप्लाई करें तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर 6 x स्क्वायर less than equal than limit x approaches to 0 sin x over x is less than equal than limit x approaches to 0 1, ठीक है। इसकी लिमिट देखेंगे तो
since limit x approaches to 0, 1 minus 1 over 6 x square, which is equal to limit x approaches to 0, 1, which is equal to 1. So by Squeeze theorem, this implies limit x approaches to 0, sin x over x, ये हमारे पास क्या होंगी 1 होगी। तो ये चीज आप इस तरह प्रूव करेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर प्रूफ हुई खड़ी है, तो आपने देख लेना है। जब x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा तो उस सूरत में साइन की ये वैल्यू होगी, जब x लेस देन इक्वल देन 0 होगा तो उस सूरत में साइन की ये वैल्यू होगी। दोनों सूरतों में लिमिट 1 ही आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर f, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x साइन 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 0, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, लेट f of x which is equal to x sin 1 over x for x is not equal to 0, since sin z is greater than equal than minus 1 less than equal than 1 for all z belongs to R। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट्स साइन z, यहाँ पर z बिलोंग कर रहा है R से, वैसे आप साइन का अगर आप ग्राफ देखते हैं, ये हमारे पास साइन का ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूं। ठीक है, ये +1, ये -1। तो साइन फंक्शन क्या होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो इस तरह का ये ग्राफ बनता है हमारे पास, ये अप टू साउंड चलता जाता है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर साइन z है ये ग्रेटर देन इक्वल देन -1 लेस देन इक्वल देन 1। मैं बता चुका हूं कि इसकी साइन की वैल्यू क्या होती है, 1 और -1 के दरमियान ही रहती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम हमारे पास 1 होती है और इसकी मिनिमम हमारे पास वैल्यू क्या होती है, वो -1 होती है। वो चीज यहाँ पर यही चीज लिख रहा है कि साइन z इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1 लेस देन इक्वल देन 1 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू R, वी हैव इनइक्वालिटी। ठीक है, x साइन 1 ओवर x इज ग्रेटर देन इक्वल देन x का मॉड, यानी -x का मॉड लेस देन इक्वल देन x का मॉड। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस लिमिट ऑफ x का मॉड विच इज इक्वल टू 0, it follows from Squeeze theorem limit of f which is equal to 0, यानी limit of x sin 1 over x which is equal to 0, ये चीज आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट थ्योरम 4.29, let A is a subset of R, let f is a function from A to R, and let C be clustered point of A. If limit of f is greater than 0, respectively limit of f is less than 0, then there exists a neighborhood of C, यानी delta neighborhood of C such that f of x is greater than 0, respectively f of x is less than 0 for all x belongs to A intersection डेल्टा नेबरहुड ऑफ C वेयर x इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर A सबसेट है R का, ठीक है, f एक फंक्शन है फ्रॉम A टू R, C इज अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ A, cluster point of A if limit x approaches to C, f of x is greater than 0, respectively limit
x approaches to c, f of x is less than 0, ठीक है, ग्रेटर भी 0 है और लेस देन भी 0 है. दिस implies there exists delta neighborhood of c such that, ठीक है, कि a f of x यानी f of x is greater than equal than 0, so a greater than 0 respectively f of x less than 0 for all x belongs to a intersection delta neighborhood of c. ये चीज हमने प्रूव कर, ठीक है. अब प्रूफ देखते हैं. लेट लिमिट ऑफ f विच इज इक्वल टू l, ठीक है. तो ये कह रहा है कि जो लिमिट है फंक्शन की वो ग्रेटर देन 0 है. पहले केस के लिए यानी केस नंबर 1 में हम ये लेंगे कि लिमिट ऑफ f इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. दूसरे में हम लिमिट ऑफ f इज इक्वल टू l लेते हैं एंड सपोज दैट l इज ग्रेटर देन 0, और ये हम सपोज कर रहे हैं कि l ग्रेटर देन 0 है. इफ वी टेक एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2l is greater than 0, ठीक है. in definition 4.14 and obtain a number delta such that if x minus c का mod is greater than 0 less than delta and x belongs to a, then f of x minus l का mod is less than 1 over 2l, ठीक है. पहले केस में हम स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, केस नंबर 1 हम ये ले रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इज ग्रेटर देन 0. हम ये l ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं l लेता हूं, लिमिट ऑफ f वेयर l इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम ये एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं 1 over 2l विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. then there exists delta such that, ठीक है, एक डेल्टा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. यानी अगर एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हमने कोई एप्सिलॉन की वैल्यू चूज की है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. आप डेल्टा भी फाइंड कर सकते हैं इस एप्सिलॉन के अकॉर्डिंग. सच दैट इफ x माइनस c का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, and this implies f of x minus l का मॉड ये क्या होगा, ये लेस देन होगा 1 over 2l से. यानी ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन है. आपको पता है कि f of x minus l का मॉड ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से, ठीक है. तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो भी f of x होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है. अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें f of x की, देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, f of x minus l is greater than equal than minus 1 over 2l and less than equal than 1 over 2l. तो l को यहाँ पर भी ऐड करें, यहाँ पर भी ऐड करें, यहाँ पर भी ऐड करें. तो दिस implies l minus 1 over 2l is greater than equal than f of x is less than equal than 1 over 2l plus l. इसको जब आप सॉल्व करते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आती है, 1 over 2l आती है. लेस देन इक्वल देन होगा f of x इज लेस देन इक्वल देन होगा 3/2l. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f of x ये हमेशा 1 over 2 से ग्रेटर है. एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, 1 over 2l है. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास f of x ये ग्रेटर देन है एप्सिलॉन से. एप्सिलॉन हम ये चूज कर रहे हैं, ठीक है. यानी अगर हम कोई लिमिट लेते हैं l इज ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जांपल लिमिट मैं ले लेता हूं 4 ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, तो f of x क्या होगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन होगा 1 over 2 into 4. तो f of x ये ग्रेटर देन होगा 2 से. तो आप देख सकते हैं f of x क्या है स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन 0 है. तो इसका मतलब है कि f of x क्या है, हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है. ये चीज हम इस तरह प्रूव कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. यहां पर
यानी अगर x इस चीज से बिलोंग करता है, ठीक है, यानी हम दोबारा एक फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास वही c है, ये हम दे रहे हैं इसका नेबरहुड, ये c का नेबरहुड है। कलर चेंज कर लेते हैं और ये हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स सेट ए ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर सी ए का क्लस्टर पॉइंट है तो उस सूरत में हमें एट लीस्ट एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा जो कि ए से भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी से बिलोंग करेगा। यानी यहां से एक्स आप पिक कर सकते हैं। अगर आप यहां से कोई भी एक्स पिक करते हैं तो उस सूरत में ये डेफिनेशन लाजमी तौर पर होल्ड होती है, ठीक है। तो उस सूरत में जो सी है ये हमेशा ए का क्लस्टर पॉइंट ही रहेगा, आप अगर यहां से एक्स पिक करते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं 1/2L, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एक हमारे पास डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि x माइनस सी का मॉड ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन डेल्टा। दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन 1/2L। अभी हमने स्टूडेंट्स इसे सॉल्व किया है, हमने यहां से देखा है कि 1/2L इज लेस देन इक्वल देन f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन 3/2L। यहां आप देख सकते हैं कि अगर आप x इस एरिया से लेते हैं, x इस चीज से लेते हैं x, तो अगर if x belongs to a intersection delta neighborhood of c, then आप देख सकते हैं कि f of x ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1/2L से। तो अगर मैं L कोई भी पिक करता हूँ नंबर, फॉर एग्जांपल मैं वही 4 पिक कर लूँ या 5 पिक कर लूँ, जो भी नंबर पिक कर लूँ, तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ x अगर मैं L4 पिक करता हूँ ये ग्रेटर देन इक्वल देन 2 है, यानी ये चीज क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है। अगर हम x इस एरिया से लेते हैं देन f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1/2L विच इज ग्रेटर देन 0। आप L की, क्योंकि L हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर आप L कोई भी पॉजिटिव नंबर आप चूज करते हैं तो उस सूरत में f ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर आप L इज लेस देन 0 लेते हैं तो उस सूरत में आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि उस सूरत में यहाँ पर ये वैल्यू आएगी कि f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन 3/2L। तो अगर आप L कोई वैल्यू चूज कर लें तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि f ऑफ x ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यह भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर आर्गुमेंट्स हैं, बस आपने ये देखना है कि आपने जो भी आप एप्सिलॉन चूज करें, यानी अभी हमने स्टूडेंट्स देखा है कि अगर हम एप्सिलॉन लेते हैं 1/2, वही अब चलो केस नंबर 2 के लिए मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, केस नंबर 2 के लिए, ठीक है, कि अगर आप एप्सिलॉन ये चूज करते हैं तो दिस इंप्लाइज के एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ठीक है, सच दैट इफ x माइनस c का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज f ऑफ x का मॉड इज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन 1/2L, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, अभी हमने देखा है कि ये वैल्यू आ रही है 1/2L इज लेस देन इक्वल देन f ऑफ x इज लेस देन इक्वल देन 3/2L, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर x उसी एरिया से बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन डेल्टा नेबरहुड ऑफ c, तो सूरत में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो f ऑफ x है ये लेस देन है इक्वल देन है 3/2L। अगर आप L लेस देन 0 लेते हैं, ठीक है, L आप कोई नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं,
तो उसके मुताबिक ही आप ये एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो एल है ये नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर आप एल यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू चूज कर लें, फॉर एग्जांपल -4 अगर आप चूज कर लें, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ये लेस देन होगा 3/2 इंटू -4, तो ये एफ ऑफ एक्स ये स्टूडेंट्स क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा -6 से। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई नेगेटिव वैल्यू है। तो ये केस नंबर 2 आप इस तरह प्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।